वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मित्रों, मैं एसपी शुक्ला आप सभी मित्रों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार पर तहे दिल से सहृदय स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज से हम आपकी सेवा में प्रत्येक दिवस क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके एंड जीएस यानी जीके एंड जीएस यानी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे एकदम मॉर्निंग में 5 बजे आपके बीच में मैं इस वीडियो के माध्यम से जुड़ूंगा और 10 ऐसे क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना करते हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे कि आपको पता है, इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने जो है दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ ही। और एक बात आपको बताना चाहूँगा मित्र, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्विज आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना रहेगा। आइए आपको बता देना चाहूँगा मित्रों, आप रोजाना अपडेट पाने के लिए ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज पर एसपी शुक्ला एजुकेट सर्च करिए, वहाँ पर भी हमें जो है फॉलो जरूर करिए। टेलीग्राम पे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो के प्लेलिस्ट के साथ ही साथ आपको जो भी पीडीएफ फाइल्स होती है वो भी आसानी से मिल जाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमने लिंक दिया हुआ है। आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख क्या रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कराना है। ये ऐसे प्रश्न जो है अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो भी लोक सेवा आयोग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। विनियमन, यहाँ क्या होना चाहिए, विनियमन होना चाहिए या विनियम भी कर सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1833। अब देखिए, इससे एक प्रश्न तो आपके मन में आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस का तरीका क्या होना चाहिए, अब मैं आपको मेन रूप से वही सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए जैसे ही आपके मन में ये क्वेश्चन आया, स्थापना की बात करो, यहाँ अधिनियम दिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए भारतीय संविधान का कि आपने पढ़ा होगा भारत का संवैधानिक विकास। याद दिलाना चाहूँ, भारत का संवैधानिक विकास अगर आपको याद है तो थोड़ी सी चर्चा कर दूं। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो 2 तरीके से हुआ था। एक तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, और इसमें जो अधिनियम थे वो थे 1773 से लेकर के 1853 तक के अधिनियम जो है ये सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम थे। और दूसरा जो था वो था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि ये हुआ था 1858 से लेकर के 1947 तक। तो इनके बारे में ये गिने चुने हैं, 8 से 10 हैं मैक्सिमम, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो जरूर से जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में भी आपको दिया हुआ है। आइए अब हम क्वेश्चंस पर तुरंत वार करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। जैसे ही आपके दिमाग में है नियंत्रण परिषद की स्थापना तो आपको याद आ जाना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ही नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। वैसे आपको पूरा अगर इसके बारे में बताऊं तो इसमें नियंत्रण परिषद अकेले नहीं है, इसके अंतर्गत नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु, किसके लिए, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड के 6 सदस्यों के नियंत्रण मंडल, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। तो आपका यानी पहले ऑप्शन में कौन सा सही है, दूसरा। आप ऑप्शन ए में चेक करिए कि 2 कौन सा है, तो आपको यहाँ बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। फिर आगे चेक करिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बहुत खतरनाक एक प्रश्न है, कई सारे एग्जामों में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आपको एक्ट की बात कर रहा है तो आप बिल्कुल आप याद करिए, विनियम अधिनियम 1773 दिया है, ऐसे विनियमन होना चाहिए ना, आप बना लीजिए। आप देखिए बच्चे गलती क्या करोगे, आपने विनियमन नहीं देखा, आपने इंग्लिश में हमेशा पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट, उसी रेगुलेटिंग एक्ट को ही विनियमन अधिनियम भी कहते हैं मेरे दोस्त।
तो आप यहाँ नोट करते चलिए, कॉपी पेन हमारे साथ लेकर बैठिए। भले आपको इसका पीडीएफ मिलेगा लेकिन कुछ पॉइंट्स आप नोट करते रहा करिए। रेगुलेटिंग एक्ट, इसी विनियमन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मेरे मित्र, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। आपसे ये खतरनाक प्रश्न पूछा जाता है, बताइए किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष था 1774। वर्ष कौन सा था? 1774। स्थान कौन सा है? कलकत्ता। स्थान कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं की स्थापना की गई। अब आपसे ये प्रश्न कई बार पूछ लिया कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेरे मित्र नोट कर लीजिए, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न निकले ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको विनियमन अधिनियम भी कहते हैं। किस वर्ष? 1974। किस वर्ष हुआ? 1774। अब देखिए बच्चे गड़बड़ाते काहे को, उसका दिक्कत सबसे बड़ा क्या है वो समझिए। यहाँ 1773 एक्ट है और ये वर्ष है, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज के बाद आप गलती ना करना। एक्ट 1773, वर्ष 1774, स्थान कलकत्ता में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा। यानी दूसरे में कौन सा सही होना चाहिए? एक। दूसरे में एक। चलिए दूसरे में एक चेक करिए, यहां पर भी दिया, यहां 4 दिया है। अब यहीं से आप आराम से समझ गए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। बाकी हम पूरा चेक करते हैं कि आगे तक क्या दिया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ईसाई मिशनरियों को आपको बता देना चाहूंगा मित्र, चार्टर्ड अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कितना? 1 लाख प्रति वर्ष। फिर इसके बाद दिया है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो ये नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833, यानी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यही प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये है आपका चार्टर्ड अधिनियम 1833। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लिए गए और उनका नाम क्या था आपसे पूछा जाए तो नाम भी नोट कर लीजिए, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन तो आपने पहले से ही निकाल लिया था कि आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। मेरे मित्र आपको आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। आइए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। यहां पर दिया है भारतीय संविधान के बारे में कि भारत के संविधान में कौन से देश से क्या लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्या लिया गया है, लेने का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम घर बनाएं तो उसमें क्या क्या स्रोत है, आपकी इनकम का क्या स्रोत है। तो यहां स्रोत की बात कर रहा है, इनकम की एक तरीके से बात कर रहा है। और लेकिन कौन से इनकम की? भारतीय संविधान जो बना उस संविधान की इनकम की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले ऐसे ही आप देख लीजिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व आपको तुरंत याद होना चाहिए, आयरिश से यानी आयरलैंड से लिया गया है। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। यानी ए में कौन सा सही होना चाहिए? 3। ए में 3 कहाँ है भैया? बी में भी है और डी में भी है। फिर मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अधिकार वो जताता है जो शक्तिशाली है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का निर्वहन वो करता है जो शक्तिशाली भी है, सहनशील भी है। तो देखो भैया, आपको पता है अमेरिका बहुत जल्दी फिटफिटा जाता है, थोड़ी सी चर्चा में आप देखेंगे चैलेंज करने लगता है किसी भी कंट्री को। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए मूल अधिकार, तो अधिकार शक्तिशाली देश देगा, यानी वो शक्तिशाली है इसीलिए जो है फिटफिटाता है। यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी मूल अधिकार किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी अब इसके बाद बी में कौन सा सही होना चाहिए आप चेक कर लीजिए, बी में 5वां होना चाहिए। यानी बी में 5वां यहां भी है और यहां भी है। फिर समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब आपने पढ़ा होगा संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची।
डी, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी आपको पता होना चाहिए कि सी में कौन सा सही होना चाहिए। एक यहां दिया है, दो यहां दिया है, एक, यानी ये आपका ऑप्शन बी हो गया गलत। यानी अब इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि डी होगा, लेकिन फिर भी हम एक कदम पीछे चलेंगे। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड किंगडम से नहीं लिया गया है मित्र। यहां पर देखिए एक ऑप्शन बढ़ा के दिया गया है, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इस तरीके के प्रश्न बिहार के जो बिहार एससी का जो बीपीएससी यानी बिहार का जो संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है, वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं मित्र। तो ये आपका हो गया भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यानी आपका दूसरा सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब क्या हो गया मित्र? डी हुआ। थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूंगा संविधान के स्रोत के बारे में, लिखा हूं कौन से देश से क्या लिया गया। वैसे बचपन में आपने एक ट्रिक पढ़ा था, ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे, यानी ब्रिटेन कहता है कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे। फिर अमेरिका में आपने सुना, अमेरिका के लिए ट्रिक है कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। जर्मनी कहता है मैं आपातकाल घोषित करूंगा। फ्रांस में गणतंत्र वाला देश हूं। कनाडा में संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूंगा। अब अगर इसी को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मित्र। हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को बयां करें और आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। आपको बता देना चाहूंगा, अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया है। किससे? किस देश से भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से। अब देखिए आयरलैंड के बारे में आया है, तो आयरलैंड के बारे में बता दूं आपको। आयरिश के बारे में, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। फिर बात आती है कनाडा। कनाडा के लिए कहा जाता है कि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। अब आपको बताती है जो है, यहां पर आपने देख ही लिया कि सीमावर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी ये आपका हो गया। आपको थोड़ा सा इसमें है नहीं, लेकिन जर्मनी के बारे में बता दूं तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन संबंधी यानी आपातकालीन उपबंध का, यानी जिसको हम कहते हैं, लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात को छोड़ करके। किस देश से भैया? जर्मनी के बारे में तो ये पूछा जाता है, ये भी आप जानते रहिए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। अब मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो मैंने आपको बता ही दिया। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अंबेडकर का मतलब आप समझ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आपको पता है अप्रैल माह में 14 अप्रैल को इनकी जन्म दिवस मनाई जाती है और इस बार भी मनाया गया था। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। संविधान सभा जब बनी, संविधान सभा कब बनी, कब लागू हुआ? आजादी के बाद। आजादी के बाद, आजादी के पहले भी चुनाव हुआ था, लेकिन वो आपका तब संविधान नहीं था। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। मित्र आपको बता देना चाहूंगा, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के, अविभाजित का मतलब यानी भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक में था, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। यानी बंटने से पहले ये बंगाल से थे। कहां से थे? बंगाल से। लेकिन यही क्षेत्र जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये बंगाल क्षेत्र जो था ये कहां चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया, यानी बंटवारे में पाकिस्तान को मिल गया।
तब जाके जो है जब दोबारा से चुनाव हुआ तो ये बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा क्योंकि इनके जन्म दिवस के बारे में मैंने बताया तो आपको बता देना चाहूंगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आप नोट कर लीजिए 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर हुआ था भैया? महू कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम आपको पता है बदल चुके हैं, फिर से जो है शिवराज सिंह चौहान ही हो गए हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर हुई थी भैया? दिल्ली में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो एक प्रश्न के साथ हम बहुत सारे प्रश्नों को इसी तरीके से देखते चलेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक होता है। अधिवेशन का मतलब ही होता है बैठक। अब आपको बता देना चाहूंगा जो पहली बैठक हुई थी, हर बच्चे को पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष का नाम बहुत मर्तबे पूछा है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। हम ऐसा नहीं कह सकते अब नहीं पूछा जा सकता, पूछा भी जा सकता है, इसीलिए आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में टोटल कुल कितने सदस्य थे? 389। अब 389 में जब मुस्लिम लीग के नहीं बैठे तो टोटल बचे कितने? 211, यानी 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब दूसरी बार जो बैठक हुई कब हुई? वो हुई 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। फिर इनके अध्यक्ष बना दिए गए। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिया गया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था, और इन्हीं को हुई निर्विरोध भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया गया। तो एक प्रश्न के साथ ये भी प्रश्न बन सकता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो बताना चाहूंगा संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक कब हुई पहले ये समझ लीजिए? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को एक और नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है तो आप बच्चे कहते हैं ये तो आपने बताया नहीं था, ये तो बताया नहीं, आप गलत कर देते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका का प्रस्ताव पारित किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस के प्रारूप, भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कितनी तारीख को स्वीकृत किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मित्र। 22 जनवरी 1947। याद कर लीजिए, 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? आपको पता है प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं भैया ड्राफ्टिंग कमेटी। मित्र आपको बता देना चाहूंगा, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। हमें पढ़ाते समय लगभग आपको दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, और इसका पीडीएफ आपको दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो चलिए बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको मसौदा समिति, मैं भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पे निकालूंगा। तो देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ ये आपसे पहले जानिए। 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम
आप सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर थे। इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य शामिल थे। उन 6 अन्य सदस्यों का नाम आपको लिखा देना चाहूँगा, लिख लीजिए। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। और उसके बाद दूसरा स्थान आ जाएगा, लिख लीजिए, कोई स्थान ये नहीं है, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। फिर तीसरा नाम लिखेंगे आप अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम सैयद, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सादुल्लाह है। इसके बाद पांचवा नाम आता है बी.एल. मित्र। देखिए बी.एल. मित्र, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था और इनके त्याग के बाद कौन बने भैया, ये पूछा जाता है प्रश्न। एन माधव राव, एन माधव राव ने पद संभाला। और उसके बाद छठा नाम आता है डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। अब देखिए डी.पी. खेतान के साथ क्या घटना घटी, इनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद संभाला टी.टी. कृष्णा मचारी, टी.टी. कृष्णा मचारी ने इनका पद संभाला। अब मित्र जरा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इतना बताने का मतलब एक ही है, 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो ये आपसे पूछ सकता है कि इस भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अतिरिक्त भारतीय संविधान में कुल कितने मेंबर थे। अब देखिए किसके अतिरिक्त पूछ रहा है, बी.आर. अंबेडकर के अतिरिक्त, यानी बी.आर. अंबेडकर के अलावा और कितने सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे, तब आपका आ जाएगा 6 मेंबर इनके अलावा, यानी इनके अलावा भी थे। तो कई सारे तरीके से प्रश्न बनता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन आपको पता है ये क्या है, आप सभी जानते हैं। हमें आपको सभी बच्चों को जो है, जो भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण चीजें हैं इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जनगण मन की जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, अगर नाम पूछता आपसे तो आप नाम पहले जानिए, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष किस वर्ष में अपनाया गया, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किस वर्ष में अपनाया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के 2 दिन पहले, अर्थात 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। यहां तो मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आसान बना दिया, लेकिन तारीख दे देता है 26 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। आपको तारीख पता होना चाहिए मित्र। 24 जनवरी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान, जिसको इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं, के गायन का जो समय है कितना है, कई मर्तबे पूछा जा चुका है, 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार किस वर्ष में गाया गया, यह भी प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि 1911 में इसकी रचना किया उन्होंने, तो इसे वर्ष 1911 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जिसकी अध्यक्षता किसने किया, यह भी प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया, तो मैं बता देना चाहूंगा, बिशन नारायण धर ने, बिशन नारायण धर ने इसकी
क्या किया था? अध्यक्षता की थी। आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपने भारतीय संविधान का उद्देशिका पढ़ा होगा। उद्देशिका में आपने देखा होगा कि इसकी बात आती है तो पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड़ा अभी विवाद चल रहा है। आपने देखा है आए दिन भारत में कुछ ऐसा होता है तो पंथ निरपेक्ष जो राजनीतिक लोग होते हैं वो पंथ निरपेक्ष शब्द को उठाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया सेकुलर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर कहते हैं, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है, कब जोड़ा गया? वर्ष 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है? अगर उस पर बात करें तो इसका भाव यही निकल के आता है, यानी ऐसे राज्य जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब ही, बस सिंपल सी बात आप जानो, सिंपल सा वर्ड यही होता है, ऐसे राज्य से जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत इंडिविजुअल विषय माना जाता है। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। यानी कोई धर्म नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो कह दीजिए हम यहां पर हिंदू ज्यादा हैं तो यहां पर सनातन धर्म चलेगा, यहां पर मुसलमान ज्यादा हैं तो आपका मुस्लिम धर्म चलेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन से वर्ड, हमारा कौन सा संविधान का कौन सा वर्ड सिखाता है? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद। बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, छोटे छोटे वर्डों पर ही चलूंगा। तो पंथ निरपेक्ष हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत का संविधान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 1, कौन से भाग में भैया? भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक है ये भी पूछा जाता है। बहुत ही आराम से याद करिएगा। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया। किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भैया अब यहां राज्यों का समूह दे रहा है। किसका समूह दे रहा है? राज्यों का समूह ऐसा नहीं है, राज्यों का संकुल ऐसा भी नहीं है, राज्यों का परिसंघ ऐसा भी नहीं, राज्यों का संघ। मित्र आपको बता देना चाहूंगा अनुच्छेद 1 क्या कहता है आपका, यहीं में आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा? अब देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित का मतलब क्या होता है? जो किसी से प्राप्त किया जाता है, एक्वायर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्वायर्ड, ACQUIRD, एक्वायर्ड किए जाए, सम्मिलित होंगे। यानी आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मित्र प्रथम भाषाई आधार पर पूछ रहा है। भाषाई प्रांत के अध्यक्ष जो थे ये थे SK धर। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। इसीलिए मित्र आप तारीख नोट कर लीजिए, जून 1948 में सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, जिसको लेजिस्लेटिव प्रोविंस कमीशन की नियुक्ति की। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब SK धर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब आज का अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आपको मित्र कमेंट के माध्यम से देना है। कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। आज का प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, जिसको उपसभा भी कहते हैं,
कौन था? अरविंद पनगड़िया, रघुराम जी राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। तो आप सभी मित्रों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। और कैसा रहा आज का शो? इसी तरीके से ये प्रत्येक दिन आपकी सेवा में मॉर्निंग में 5 बजे सुबह की पहली किरण के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मैं लेकर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही, लेकिन कमेंट करके पहले तो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पहली क्लास है। इसीलिए ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा या नहीं, जरूर बताइएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप एसपी शुक्ला एजुकेट को फेसबुक पर भी फॉलो करिए। यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।